हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने जारी करा है। ठीक है, 90% केसेस में जो सैम्पल पेपर होता है ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्शन लेकर आता है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम का। मतलब जैसा ये सैम्पल पेपर है वैसा ही और कुछ हद तक ऑलमोस्ट वैसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर की केस स्टडी, कितने नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और आंसर भी बताएंगे आपको, और कैसे कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी डिटेल लिखेंगे, वो सब कुछ हम लोग बताने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी अभी एक पैगाम आया है। ठीक है, दिल को सुकून और दिमाग को थोड़ा आराम आया है। ठीक है, रिलैक्स हो गया बंदा और कुछ नहीं, कि जो इकोनॉमिक्स में बताया था हमने आपको, जो इकोनॉमिक्स में कराया था हमने आपको, वो पेपर में सरेआम आया है। क्या बात है, प्रूफ के साथ जाके वीडियो देख लेना। जो क्वेश्चन कराया, जैसा कराया एज इट इज सीबीएसई ने वर्ड टू वर्ड वही दे दिया, बस नाम चेंज कर दिए, कुछ करेक्टर के नाम चेंज करके सीबीएसई ने एज इट इज वही क्वेश्चन दिए हैं। जाके चेक कर लेना, बिल्कुल और कुछ नहीं। ऐसे बिजनेस स्टडीज में भी लगाएंगे भाई, पक्की बात है, चिंता ना करो बिल्कुल भी। सबसे पहले एमसीक्यू बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट टारगेट ऑफ अपकमिंग मंथ एंड आउटलाइन स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। एट द सेम टाइम दे असाइन स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर टीम। दे मोटिवेट देम to meet the deadline by celebrating their achievement and taking their feedback. Thus, various functions are simultaneously performed by all manager all the time. Name the characteristic of management discuss. आपको बताना है मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इन सारी बातों से अगर ध्यान से देखो, वो बार बार फीडबैक ले रहे हैं और ये फंक्शंस को साइमल्टेनियसली बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी ये बार बार परफॉर्म करने वाली बात आए तो हमेशा आंसर रहता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी भी काम को साइमल्टेनियसली मींस अगेन एंड अगेन करना, और कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब भी होता है अगेन एंड अगेन करना। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते हैं। हेनरी फयोल प्रिंसिपल of discipline which emphasize obedience to organization rules and employment agreement is evolved out of the experience and collective wisdom of manager. The nature of principle of management reflect through our statement is dash. Okay, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना हेनरी फ्योल के, वो इवॉल्व हुए हैं एक्सपीरियंस से, ठीक है, विजडम से, इंसान के मतलब अपने पर्सनल जजमेंट के थ्रू, अपनी सोच विचार और जो कंक्लूजन आए हैं चीजों को अप्लाई कर करके उसके बेसिस पर बने हैं। तो आपको बताना है कौन सा फीचर है ये, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, मेनली बिहेवियर नहीं, ये है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको बता दिया था कि भैया अपने विचारों को और जो रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंट के उसके बेसिस पर बने हैं, तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला असर्शन रीजन है Maslow need hierarchy theory of motivation is widely recognized and appreciated yet criticized. तो भाई काफी लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई ये थ्योरी जो है सही नहीं है। तो बात ठीक है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, रीजन है इवन दो Maslow theory focuses on the need as basis of motivation and helps to develop understanding about the motivation phenomena, his proposition are caution on their classification and hierarchy. तो कुछ लोगों का कहना है कि जो मैस्लो ने हायरार्की दे रखी है ना, हो सकता है वैसे ही फॉलो हो सकता है वैसे ही फॉलो ना भी हो, तो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए थोड़ी क्रिटिसाइज होती है। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन बिल्कुल करेक्ट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, इसलिए आंसर रहेगा हमारा लास्ट वाला कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान रख के चलेंगे। देखो अलग अलग ABCD का वैसे इसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया, ध्यान रखना इस बात को, सही आंसर मार्क करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दो वैल्यूज है हमारे पास, स्टेटमेंट है। ठीक है, वैल्यूज आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइन फॉर बिहेवियर ऑफ विच आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। वैल्यूज रिसर्च वर्क से नहीं आती, वैल्यूज तो एथिक होती है। तो ये जो है ना स्टेटमेंट थोड़ा गलत सा है, यहाँ पे प्रिंसिपल आता ना, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल आता तो ठीक माना जाता है। प्रिंसिपल बेसिक ट्रूथ होते हैं, गाइडलाइंस होती है बिहेवियर के लिए। वैल्यूज का बिहेवियर के साथ, सॉरी बिहेवियर कह रहा हूं, मतलब बेसिकली ट्रूथ और गाइडलाइन के साथ कुछ रिलेशन नहीं है। वैल्यूज अलग चीज है, वैल्यूज एथिक्स हैं जो बताती है क्या सही है क्या गलत है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है। ठीक है, 2 में है while practicing principal management values cannot be neglected as business organization। ये तो ठीक है यार, वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना, वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट सेकंड वाली ट्रू है और फर्स्ट वाली फॉल्स है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मनुप्रिया। ओके, मनुप्रिया काम कर रही है, ओके बहुत अच्छी बात है।
द मेथड बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपनसेशन प्रोवाइड टू हर, कौन सा मेथड यूज करा है उसको कंपनसेशन देने के लिए। ओके, मनुप्रिया वर्किंग है एचआर मैनेजर में और उनको एनुअल सैलरी मिल रही है 8 लाख की, ठीक है। इसके अलावा उनको शेयर मिल रहे हैं कंपनी के और काफी मार्केट प्राइस से कम मिल रहे हैं। तो ये जो सैलरी मिलती है इसको हम कहते हैं बेसिक पे, सॉरी दैट इज बेसिक पे, ठीक है। ये तो बेसिक पे हो गया, ठीक है। और उसके बाद उनको शेयर भी मिल रहा है, मतलब एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बेसिक पे की बात, टाइम बेस्ड तो नहीं होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, ये टाइम बेस्ड पे है। मतलब बेसिक पे भाई पूरे साल की 8 लाख है, मतलब टाइम बेस्ड हो गई कि पूरे साल के 8 लाख हैं, तो टाइम बेस्ड पे है, प्लस इंसेंटिव भी दे रहे हैं उनको, ये इंसेंटिव है हमारा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ध्यान रखे चलना, जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम रेट पर ऑफर करती है, इसको ईसॉप के नाम से जाना जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और बिजनेस में इसको स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप कहते हैं, ये ध्यान रखे चलेंगे। तो इसका सही आंसर है टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव, कि भाई 8 लाख रुपए साल की सैलरी प्लस एक इंसेंटिव जिसको हम ईसॉप के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, दैट इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है सोशल एनवायरनमेंट का। चलो जी देखते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से समझ जाओ ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। वेरियस स्पेशलिटी, हेल्थ, फूड वगैरह की बात हो रही है, सोशल है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, सोशल है। अ कंपनी नीड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल डिस्क्लोज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात चल रही है, सोशल है, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ये थोड़ा लीगल हो गया कि भाई ये करना है ये नहीं करना, तो सोशल हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ है भाई, यस डी ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब होता है प्रोडक्ट के अंदर। किसमें होता है? प्रोडक्ट में। तो कौन सा है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट? इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये सब चीजें हमारी किसकी है? प्रोडक्ट की, ठीक है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सब प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको करेक्ट चूज करना है इनमें से कौन सा है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज इन इंपॉर्टेंट एरियाज। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। भाई ये तो पहले वाला तो करेक्ट नहीं है भैया, बहुत जरूरी है। डेविएशन अगर ज्यादा जा रही है तो आपको इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए। डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज। डेविएशन निकाली जाती है और कॉजेज भी निकाले जाते हैं, एनालाइज भी। डेविएशन आएंगी, कमियां आएंगी तो कमियों के रीजन भी आएंगे। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रू लग रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक करते हैं बाकी सबको भी अपना। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर टेकिंग टास्क इज कंप्लीट, कि टास्क पूरा होने के बाद ही करते हैं। नहीं यार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, होती रहती है। जैसे जैसे टास्क चल रहा है वैसे वैसे हम उसको एनालाइज करना और उसको टोटल करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। मैनेजर मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ईच एंड एवरी एक्टिविटी कभी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सेप्शन, कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। अगर आप सब कुछ संभालने की कोशिश करोगे ना तो उसका रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं संभाल पाओगे। इसीलिए सब ना संभालो, जो संभालो उसको अच्छे से संभालो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पिक्चर देखो ध्यान से और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कौन सा अपना। पहले पिक्चर को समझते हैं, पिक्चर क्या है, किस चीज के बारे में पिक्चर है, ठीक है। तो पिक्चर में आपको देखा है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी। तो ये बॉल इनको कह रही है कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, आप प्लीज मुझे रेफर कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, यस विल डू, डेफिनेटली डू इट। तो ये रेफरिंग चल रहा है, रेफरेंस चल रहा है बेसिकली। तो ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स का पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें एक एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय को रेफर करता है, ठीक है। तो ये चल सकता है बेसिकली। तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के बारे में से कौन सा ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट बताना। एक्सटर्नल के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। मैनेजमेंट इसके थ्रू काफी सारे क्वालिफाइड लोग अट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल के थ्रू यस करता है। इट में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल में ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉइज हमारे थोड़े से डिससैटिस्फाई फील करते हैं। सच एम्प्लॉइज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉइज एंड देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली। मतलब एम्प्लॉइज अच्छे नहीं होते और उनका बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं चलता। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। मैनेजमेंट के पास वाइडर चॉइस होती है लोगों को सिलेक्ट करने की, इसके अंदर बिल्कुल होती है। बस ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसके अंदर माना जाएगा, यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है एक्सटर्नल के बारे में, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कौन सी कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक है। सबको ऑलरेडी पता ही है, सबसे पहले सेंडर आता है, ठीक है, फिर मैसेज, ठीक है, उसके बाद एनकोडिंग। तो थर्ड सेकंड सेवंथ, थर्ड सेकंड सेवंथ, ये ठीक लग रहा है।
बाकी कोई नहीं है। तो बस ये वाला हमारा बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। बाकी पूरी प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता ही है, सीक्वेंस को लगा लेंगे आप, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही मीनिंग है डिपोजिटरी का। डिपोजिटरी का मतलब आपको पता ही है, हमारे इंडिया में 2 डिपोजिटरी है, एक का नाम है CDSL, एक का नाम है NSDL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये 2 है हमारे पास। इनका काम क्या होता है, जैसे बैंक पैसा रखते हैं, ठीक है, आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं ना, ठीक है, वैसे ही सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब चीजें रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये फर्क है दोनों में। तो देखते हैं क्या बेसिकली, डिपोजिटरी होल्ड ट्रांसफर करता है सिक्योरिटी को, नहीं। डिपोजिटरी सब इंटरमीडियरी है बायर सेलर के बीच में, नहीं। डिपोजिटरी बैंक की तरह है, जो मैंने आपको बताया डिपोजिटरी बैंक की तरह होती है जो सिक्योरिटीज को रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, a product will be purchased only when it perceive to giving the greatest benefit for the money। मतलब वैल्यू फॉर मनी हो ना तभी प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो बिकने वाला नहीं है। वैल्यू फॉर मनी, इसका मतलब कस्टमर को जब उसकी वैल्यू लगेगी कि हाँ यार इसमें वैल्यू है, इस प्रोडक्ट से उसको कुछ मिल रहा है, तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेने वाला। तो ऑब्वियस ही बात है, नाम आप समझ गए, इसका है कस्टमर वैल्यू, ठीक है। जब प्रोडक्ट का लगेगा कि भैया है वैल्यू तभी लेगा, नहीं तो लेने वाला नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 13, मैच करना है, मैच करना है, मैच करना है। चलो भाई मैच करते हैं। ओके, सबसे पहले कंट्रोलिंग। ओके, इट नॉट डिफाइंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग, सी का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये हो गया कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारे। उसके बाद मैनेजमेंट हायरार्की है, देखते हैं। इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, और ये तो खैर हो गया हमारा, ठीक है। तो मैनेजमेंट हायरार्की हो गया थर्ड वाला, और कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा ये वाला, जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन सेट होता है। तो ये हमारा क्या बैठेगा, ए का थर्ड, 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 एक ही क्वेश्चन में है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा हमारे पास, एक बार चेक कर लो एक बार सही से। 13 का हमारा आंसर है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, करेक्ट कर देते हैं इसको जरा सही से। फोर्थ वाला है, रेफर्स टू डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंडिंग इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हाँ भाई ये तो हायरार्की है। ए का हमारा आंसर 4 वाला है, ठीक है। तो बी का रह जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ए का 4, बी का थर्ड, ये रहेगा हमारा सी वाला आंसर करेक्ट। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको लिमिटेशन बतानी है प्लानिंग की कौन सी है, ठीक है। मिस्टर गुन अमरोहा, द जनरल मैनेजर ऑफ वेलमर्स टेक्सटाइल्स, कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट द organization to the changes taking place in the different dimension of the business environment. However, it is still difficult for him to accurately assess the future trends. भाई हम कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट गैस करने के लिए, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड को गैस कर पाना बहुत मुश्किल है, और कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है गैस कर पाना। तो ये बताता है कि कौन सी लिमिटेशन है, ये बताता है कि प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो हमारी सारी प्लानिंग करी कराई के ऊपर पानी फिर जाता है, ये ध्यान रख के चलेंगे हमेशा। Question number 15. Name the step in the staffing process which enable the organization to offer opportunities for career advancement. Career advancement वाली staffing में सिर्फ एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी career advancement की बात आए तो आंसर हमेशा रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। अगला, गेम ऑफ क्लोन्स, ओके। एक अम्यूजमेंट कंपनी है जो कि रन करती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन को, और वो काफी सारी सेलिब्रिटीज को हायर करती है। कैंपेन के अंदर अराउंड 150 करोड़ का खर्च होने वाला है। आपको पता है कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है? तो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे पता ही आपको, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, ठीक है, तीनों होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 पॉइंट है हमारे, लॉन्ग टर्म और वर्किंग वाले, ठीक है। तो देखो फाइनेंसिंग और डिविडेंड तो है नहीं, क्योंकि पैसा खर्च करने की बात चल रही है, कहाँ खर्च करना है बेसिकली, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिविडेंड तो नहीं है, ठीक है। 150 करोड़ पे खर्च करे तो पहली बात तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है ये जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होती है ना, इसका रिटर्न काफी लंबे टाइम तक मिलता है, इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है बेटा, ध्यान रख के चलना। पहली बार बहुत पैसा लग रहा है, अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, उसका पहला पॉइंट ये, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो 150 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डोंट फॉरगेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अर्थ निवेश लिमिटेड हैज हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट
भाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के, अपना बहुत ही ज़्यादा फिक्स ऑपरेटिंग खर्चे बहुत है इनके, ठीक है। और कंपनी जो है वो सोच रही है कि भाई लोन ले ले, अगर वो लोन ले लेती है तो इनमें से क्या बढ़ेगा आपको बताना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ डेट तो खैर इन्होंने बताया नहीं कितनी कॉस्ट ऑफ डेट है, तो ये तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट में वो बताते हैं कि भाई लोन इतने रेट पे मिल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर की कॉस्ट होती है, उसका भी जिक्र नहीं है इसके अंदर। कंट्रोल ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल का भी जिक्र नहीं है। कंट्रोल तब होता है जिक्र जब वो कहे कि हम शेयर लेंगे तो हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो लोन ले लेती है तो उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, खर्चे उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिस्क कंसिडरेशन में आएगा कि भैया हमारा रिस्क बड़ा हैवी हो जाएगा, हमें हर महीने हर टाइम पर कुछ ना कुछ पैसा निकालना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स के लिए, उनको पे ऑफ करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो आंसर रहेगा रिस्क कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपसे पूछा गया फाइनेंस मैनेजर है, 2 करोड़ रुपए चाहिए इनको, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इनमें से पता ही है कौन सी होती है हमारी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाली मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट। होलसेल होती, सेकेंडरी नहीं है, मनी मार्केट नहीं है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो आंसर रहेगा कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट का ही पार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट, तो बड़ा कंसेप्ट कैपिटल मार्केट है। कुछ लोगों को लगेगा सेकेंडरी होगा बेटा, लेकिन कैपिटल मार्केट बड़ा कंसेप्ट है ना, तो इसलिए उसका आंसर रहेगा कैपिटल मार्केट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको अपने लोन पे टिके रहना पड़ेगा, और आपका जो डिविडेंड है वो लोन एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये लिखा होता है हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में। अब आपका मन आएगा सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या होता है, प्लीज बताएंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, कि जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कंडीशन लगा देता है कि आप बिना हमसे पूछे, ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है, उतना ही देना है जितना आप हमसे पूछोगे, उससे ज्यादा नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको अगेन रीड करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं यार, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है इसमें, डायरेक्टर की वेल्थ को नहीं करता। किसकी करता है? शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। मतलब रिटेन अर्निंग कितनी है उससे अफेक्ट होता है या नहीं होता? यार रिटेन अर्निंग तो कंपनी का हिस्सा है जो उसके पास है। अगर कंपनी के पास रिटेन अर्निंग अच्छी खासी होती है, अपना पैसा अच्छा खासा है, तो डेट लेगी क्यों? और अगर वो डेट नहीं लेती या डेट कम लेती है या ज्यादा लेती है, तो उससे हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन तो अफेक्ट होगा ही होगा। अगर मेरे पास खुद अपना पैसा है तो बैंक से लोन क्यों लूंगा? और जब मैं लोन ले नहीं रहा तो फाइनेंसिंग डिसीजन तो अफेक्ट हो गया अपने आप ही, मतलब इफेक्ट तो होता है। तो कह रहे अनअफेक्टेड है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ध्यान रख के चलेंगे। अब आ जाओ फटाफट लॉन्ग क्वेश्चन पर, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मुझे लगता है मजा आया होगा सबका एमसीक्यू करके। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सारे के सारे, ये इनको अच्छे से कर लेना बहुत अच्छे से। चलो अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट होंगे हम उनको करेंगे, बाकी डायरेक्ट फॉलो को, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्ट, लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केट मैनेजमेंट की कौन सी फिलॉसफी है, पहचानते हैं। एनेबल क्रिएशन एंड अपैरल design company has a huge pile of young men's and women garment to be sold across the branches in various cities. In order to clear the stock, the company has decided to give heavy discount on its garment. भाई बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, ताकि बायर्स बहुत सारे आ जाएं। और उसने बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में भी गए और फैशन शो स्पॉन्सर करा ताकि सेल्स बढ़ जाए उसकी। तो कंपनी काफी इंटेंसिव मार्केटिंग यूज कर रही है, मतलब बहुत पैसा खर्च कर रही है प्रोडक्ट को बेचने पर। तो इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा सेलिंग कंसेप्ट। जब कंपनी बहुत पैसा खर्च करे प्रोडक्ट बेचने पर, उसको सेलिंग कंसेप्ट कहा जाता है। ऐड वगैरह कराया अपना। इसके अलावा कोई और फिलॉसफी बता दो, कोई भी बता दो, प्रोडक्ट बता दो, ठीक है, प्रोडक्शन बता दो, मार्केटिंग बता दो, सोसाइटल मार्केटिंग बता दो, जो आपको बतानी है वो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्टिंक्शन बताना है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन बताने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 24 आ गया भाई, जल्दी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स वाज अपॉइंटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज मेड बाय द मुरलीधर पारिक, ठीक है। व्हाट विल बी दे नीड टू डू कैरी आउट, ओके, कौन सा लेवल है, लेवल पहचानना और कुछ नहीं। तो मुरलीधर जो है वो टेक्सटाइल प्रिंटिंग में है अपना, गुजरात में, और काफी अच्छी करते हैं अपना काम। सून द बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, का बिजनेस अच्छा चल रहा है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 मुरलीधर फॉर्मुलेटेड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%,
एंड फ्रेम स्ट्रेटजीज फॉर द अचीवमेंट। देखो मुरलीधर तो टॉप लेवल के इंसान हो गए, क्योंकि टॉप लेवल का काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना और उनको कैसे अचीव करना है, स्ट्रेटजीज बनाने का काम टॉप लेवल का है, ठीक है। सिंस हिज जॉब वाज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल ही अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट। तो टॉप लेवल के जो सबऑर्डिनेट होते हैं, टॉप लेवल के नीचे वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजर। तो भाई ये जो लेवल है वो रहेगा हमारा मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे। मिडिल लेवल मैनेजर को क्या चाहिए, टॉप लेवल का परमिशन चाहिए, टॉप लेवल का कमांड चाहिए, जैसा टॉप लेवल कहेंगे वो वैसा करेंगे। और कोई तो 2 पॉइंट बता रहा हूँ उनके, बस टॉप लेवल के क्या क्या काम होते हैं जो मिडिल लेवल कराता है। मिडिल लेवल के फंक्शन लिख देना 2-3, बस आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग का फंक्शन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पैकेजिंग, लेबलिंग, फीचर, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग परवेसिव क्यों है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है, टाइप्स ऑफ प्लान बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर का मीनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इनको लिखना कैसे है वो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर की शीट दिखाऊंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा देख के कि कैसे कैसे आंसर को प्रेजेंट करा जाता है, किन किन चीज़ों को हाईलाइट करा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी, इसलिए वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और ये वीडियो भी एंड तक देख लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का बहुत अमेजिंग कंटेंट हो सकता है, काफ़ी हद तक बिजनेस का पेपर भी समझ जाओ, बस इको की तरह एज इट इज आ जाए, जो हम बताएं जो हम कराएं, ठीक है। बस चलो क्वेश्चन नंबर 27, फीचर बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा है, ठीक है। और बाकी 2 फीचर भी बता देंगे, कोई नहीं। द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर ऑफ ट्रेंडी टेक्सटाइल हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ एनालाइजिंग इन्फ्लुएंस जेन ज़ीज ऑन फैशन ट्रेंड ऑन स्टडिंग द फोर्सेज ऑफ अफेक्ट बिजनेस। ही ऑब्जर्व दैट इंक्रीज अवेयरनेस अमंग जेन ज़ीज with respect to environmental protection, preference of individuality over trend, rejection of traditional norms in clothing, greater use of social media, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, तो जेंजीज की वजह से मार्केट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। जो फीचर है, जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज पर फर्क नजर आए तो उसको इंटर रिलेटेडनेस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में कि जैसे जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं ना कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब बीमारियां हो रही है, तो उसकी वजह से शुगर फ्री प्रोडक्ट, फैट फ्री प्रोडक्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट, इन सब की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये ध्यान रख के चलेंगे आप, ठीक है। बाकी 2 फीचर जो आप बताना चाहें, स्पेसिफिक जनरल फोर्स बता सकते हैं आप लोग, डायनामिक नेचर, जो आपको अच्छा लगे बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो 2 फीचर बता देना बिना किसी दिक्कत के। रिलेटिविटी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बहुत मदद करता है। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मतलब कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से मदद करती है। मतलब क्या, मतलब कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। बेटा 4 पॉइंट दे दो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस के, क्यों कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट लिखते ना, आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखते हैं। आपको बताना है कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो यहाँ डिस्कस हुई है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील लिमिटेड मुसद्दी लाल वाज द डिलेमा ओवर द वर्कर श्रिंकिंग वर्क. It was becoming difficult for him to identify the workers who sometimes fake illness to skip forward and on various other times. Intentionally wasted time which led to underutilization of resources. The job of the workers were complex and intricate. He discussed the problem with one of the retired friend Kantilal, who suggested him to appoint 8 सुपरवाइजर जो स्पेशलिस्ट होंगे काम में, अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे, वो सारे वर्कर से काम करा लेंगे। 8 लोग पूरे उसमें टेक्निक में किस में 8 लोग का जिक्र होता है। 4 फंक्शनल फॉरमैनशिप के इधर वाले, 4 इधर वाले, 4 प्लानिंग के, 4 प्रोडक्शन के। यस, 4 + 4 8, 4 + 4 8। यस, इसका आंसर है फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या बात है यार, कि तो 4 + 4 ने मेरी काफ़ी मदद कर दी। तो ये कुछ और नहीं है बेटा, यह है आपकी फंक्शनल फॉरमैनशिप। 8 सुपीरियर, 8 स्पेशलिस्ट अपने काम में, एक सुपरवाइजर सारे वर्कर के ऊपर जो वर्कर की निगरानी रखें। फंक्शनल फॉरमैनशिप एक्सप्लेन कर देना, नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो केस स्टडी मुश्किल कहाँ है मेरे भाई, बस समझने की दूरी है और कुछ नहीं। अगर आप समझ आ जाता है तो सब हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इसलिए समझो 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 समझो, ठीक है। समझ जाओगे, आंसर लिख के आओगे, नंबर पूरे पाओगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। Identify, explain the remaining step that Mr. Banerjee must undertake in order to ensure that the organization get the best among the available. देखो, organization gets the best among available का वाला सिलेक्शन प्रोसेस की बात चल रही है, सिलेक्शन की बात चल रही है बेटा। सिलेक्शन में होता ना, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट चाहिए, जितने लोग हैं उनमें से सिलेक्शन की बात चल रही है। सिलेक्शन की प्रोसेस है, हाँ जी है। सिलेक्शन की प्रोसेस में कुछ स्टेप रह गए,
अब कहां तक हो गए वो देख लेते हैं, ठीक है। एक मैं आपको तरीका बताता हूं, 90% क्वेश्चन में, ठीक है, जो केस स्टडी का मेन मैटर होता है ना वो आखिरी की 3 लाइन में होता है। बाकी ऊपर तो कहानी है, कहानी लिखेंगे उसके बाद उसको कहानी को हम रिलेट करते हैं, तो आखिरी की 3 लाइनों को अच्छे से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ आखिरी की 3 लाइन, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि भाई उनको जॉब सीकर के पास इंफॉर्मेशन वगैरह थी, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इकट्ठे कर लिए, ठीक है, टेस्ट भी ले लिया, उनका इंटरव्यू भी ले लिया और उनकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर लिया। मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो चुकी है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी हो चुका है। ये 4 स्टेप हो चुके हैं। आगे के 4 स्टेप बताने हैं कौन कौन से हैं। PSER आर तक हो चुका है हमारा। S सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बस खत्म, 4 वर्ड एक्सप्लेन कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अब आ जाओ 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे। कौन सा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बताना है, और कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। सत्य प्रकाश काफी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस को राजस्थान के अंदर 5 साल से। ही मेक्स सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट in order to facilitate smooth day-to-day operation of his business. The company has recently sold dry fruit worth rupees 50 lakh to one of its corporate customer, Deshmukh Pure Grains, on a strict credit policy. क्रेडिट पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है, उधार दे दिया इन्होंने, ठीक है। सत्य प्रकाश then immediately placed an additional order for replenishment of stock. However, he received the dry fruit from his supplier after a large time lag. टाइम लग गया भाई आने में। मतलब करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, पैसा, ये सब वर्किंग कैपिटल की बात चल रही है। तो बेटा ये सारा हमारा क्या है, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की बात चल रही है, सारा रॉ मटेरियल इधर से उधर लाना जमाना वर्किंग कैपिटल की बात है। और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर भी आपको नजर आ रहे होंगे। पहला, ठीक है, दैट इज क्रेडिट अलाउड, इन्होंने उधार पे दिया है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल या बेसिकली जो सामान है उसको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखे चलें, 2 पॉइंट इसके अंदर लिखने पड़ेंगे आपको, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इधर है ना, उधार इन्होंने दिया है तो क्रेडिट अलाउड हो गया, ये उधार दे रहे हैं। और इधर इन्होंने जो सप्लायर है इनको उसको कह रहा है टाइम लगेगा आने में, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टाइम लगेगा रॉ मटेरियल इनका आने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एलिमेंट बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। एलिमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट किस किस में है भाई। एलिमेंट हमारा प्लानिंग में तो कोई एलिमेंट की जिक्र नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्लानिंग नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजिंग में कोई एलिमेंट, ऑर्गेनाइजिंग को एलिमेंट, ऑर्गेनाइजिंग में भी एलिमेंट का जिक्र नहीं है। स्टाफिंग में एलिमेंट है, एक का नाम रिक्रूटमेंट, एक का नाम सिलेक्शन है, एक का नाम ट्रेनिंग है, ठीक है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, एक का नाम है बताओ जल्दी जल्दी, लीडरशिप है, सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, ठीक है। कंट्रोलिंग का कोई एलिमेंट नहीं। इसका या तो स्टाफिंग का क्वेश्चन होगा या डायरेक्टिंग का क्वेश्चन होगा, पक्की बात है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग HR मैनेजर इन अलंकार फैब्रिक लिमिटेड, हेडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल। वो टीम का हेड है भाई, ठीक है, डिपार्टमेंट। ही प्ले की रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका ऑर्गेनाइजेशन में। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यार ये पक्की बात है, पंकज भाई ये लीडर है, ठीक है, लीडर। तो इसका एलिमेंट हो गया लीडरशिप। कैसे पता चला, पहली चीज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लीडर मेंटेन करता है, लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस लीडर करता है। आपको 4 फीचर बताने हैं, 2 तो यहीं से पता चलेगा अपना। और उसके बाद की रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, वो टीम को हेड करता है, टीम को लीड करता है, वो पूरे सबऑर्डिनेट के साथ कोऑपरेट करके चलता है और सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करके चलता है। कोई भी लिख देना, 4 फीचर है, कोई से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है हमारे सामने, भाई बड़ा क्वेश्चन बड़ा है। इसमें टाइप ऑफ फ्रेमवर्क पूछा गया है। टाइप ऑफ फ्रेमवर्क हमारे पास 2 है, फंक्शनल डिवीजन होता है जनरली, देखते हैं कौन सा है, और डिफरेंस भी बताना है। अगर इसका आंसर फंक्शनल डिवीजन उनके बीच में डिफरेंस होता है, हाँ फंक्शनल डिवीजन के बीच में डिफरेंस तो होता है, हो सकता है इसका आंसर भाई। चलो देखते हैं कौन सा किसका है। मानली शालनी 2 हैं जो काम कर रही हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मानली ओपन हर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी रैपिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ हर बिजनेस। शी विल डिवाइड द एंटायर वर्क ऑफ कंपनी इनटू 4 डिपार्टमेंट, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस। ऑल डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड। द कंपनी बिकेम सक्सेसफुल इन द मार्केट एज वेल एज ऑपरेशन वर्क कैरिड आउट हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। काम में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, 4 हिस्सों में 4 डिपार्टमेंट में काम बटा हुआ है सारा का सारा। तो भाई ये तो हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
उसके बाद शालिनी का देखते हैं। शालिनी ने बिग कंपनी ज्वाइन करी, उसका नाम बेबीलोन कंपनी, ठीक है। और ये ऑफर अलग अलग सर्विस देती है। बेबीलोन वेब सर्विस अलग है, बेबीलोन प्राइम, बेबीलोन रिटेल अलग है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग काम है अपना। और उसको अपॉइंट करा गया बेबीलोन वेब सर्विस का, ठीक है, बेबीलोन वेब सर्विस डिवीजन का हेड बनाया। इसका स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मालिनी का फंक्शनल और शालिनी का डिविजनल, ध्यान रख के चलेंगे। और बाकी इन दोनों का डिफरेंस है, लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया हमारा। चलो जी अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही हलवा, क्या बात है, मजे ही आ गया देख के यार। 6 रिलीफ जो कंज्यूमर के पास है, 6 रिलीफ कंज्यूमर के पास है। सबसे पहले तो जिस इंसान ने खराब माल बेचा है उसको पकड़ो, जेल में डालो, उसका ये काम करना बंद करा दो, ठीक है। ऐसे हजार्डियस प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए। सारा का सारे गुड्स को विड्रॉल कर लेना चाहिए मार्केट से। कंज्यूमर का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर को गुड्स रिप्लेस करके देना चाहिए। कुछ भी 6 रिलीफ आपको अच्छा लगता है वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नहीं तो 6 राइट लिख लो। मैं होता तो भाई मैं तो ऊपर वाला टाइम करता यार। ये 6-7 लाइनों के 6 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे 6 पॉइंट है मेरे 6 कंज्यूमर राइट्स, जिनमें मुझे आराम से कम सब राइट्स में 3-3, 4-4, 5-5 लाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरी तरफ से अगर हो तो भाई ये वाला अटेम्प्ट कर लेना, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया करो, कभी एक बार दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि सर मैंने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखी और मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। थैंक यू। ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करो बिजनेस स्टडीज के अंदर।